तेज रफ्तार किसको पसंद नहीं है। और अगर आपको फ्लैश की सुपर पावर ऑफर की जाए तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी डिसीजन लेने से पहले जरा फिजिक्स समझ लेते हैं, क्या पता आपका डिसीजन बदल जाए। तेज रफ्तार जबरदस्त रोमांच पैदा करती है, चाहे वो तेज गाड़ियां हो या क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग। सुपर स्पीड कमाल की चीज है, अगर ये आपके पास है तो आप गोलियों से बच सकते हैं, ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर सफर कर सकते हैं। सुपर स्पीड इसी का नाम है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कमाल की रफ्तार होगी और इस रफ्तार के ज्यादा नुकसान भी नहीं होंगे। हाँ जी, तेज रफ्तार के बहुत सारे नुकसान भी हैं और ये सारे नुकसान जानने के बाद शायद आप तेज रफ्तार वाली सुपर पावर का ख्याल छोड़ दें। इस एंटरटेनिंग वीडियो से आपको फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, वो भी बिना बोर हुए। अगर आपके पास बिना किसी और सुपर पावर के सिर्फ सुपर स्पीड है तो सब सत्यानाश हो जाएगा। पर दिक्कत रफ्तार के साथ नहीं बल्कि एक्सेलरेशन के साथ है। रुको डिटेल में समझाता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट 7.66 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहे हैं और इस रफ्तार पर वो रोज 15 से 16 सनराइज और सनसेट देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा कमजोर और पिचक जाने वाला शरीर रफ्तार को आसानी से सहन कर सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, अपोलो 10 रॉकेट में इंसानों को 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में भेजा गया था। तो दिक्कत रफ्तार के साथ नहीं बल्कि कॉमिक बुक स्टाइल में एक्सेलरेशन के साथ है। जैसा हम मूवीज में देखते हैं, अगर स्पेस स्टेशन को 0 से अचानक 7 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार पर ले जाया जाए तो उसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट की चटनी बन जाएगी और जिसका रंग लाल होगा, हरा नहीं। जी वो कॉमन यूनिट है जो हम फिजिक्स में एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब के चीजें धरती के सेंटर की तरफ कितनी तेजी से गिरती हैं और जी की वैल्यू धरती के मास और उसके रेडियस पर निर्भर करती है। अब क्योंकि हमारी प्यारी धरती का मास और रेडियस फिक्स है तो यहाँ जी की वैल्यू भी फिक्स है, जो कि है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू है, तो कमेंट बॉक्स में हल्ला मत काटना। इसका मतलब ये भी हुआ कि फ्री फॉल में गिरती हुई किसी भी चीज की रफ्तार हर गिरते हुए सेकंड के साथ 9.81 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। यानी पहले सेकंड में अगर रफ्तार 9.81 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे सेकंड में रफ्तार 19.62 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब यहाँ आप पूछोगे एक सवाल कि सर अगर रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो स्पेस से गिरने वाले एस्टेरॉइड की रफ्तार तो लाइट से भी तेज हो जानी चाहिए। तो अगर आपके भी मस्तिष्क में कोई ऐसा ही ख्याल आ रहा है तो उसका जवाब भी सुन लो और ये बड़ा मजेदार है। देखो रफ्तार तो हमेशा ना बढ़ने वाली, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी ऐसा होने ही नहीं देगी। अब ये क्या चीज है और आखिर ये इतनी तगड़ी कैसे हो गई जो ग्रेविटी को चुनौती दे रही है? देखो हवा एक फ्लूइड है और किसी भी फ्लूइड में चलती हुई और यहाँ के केस में गिरती हुई चीज पर लगने वाला ड्रैग और बायोंट फोर्स दोनों एक साथ काम करती हैं। ये ड्रैग पैदा होता है फ्रिक्शन की वजह से और बायोंट फोर्स पैदा होती है फ्लूइड से सीधे टकराव की वजह से। अब ड्रैग और बायोंट फोर्स दोनों एक साथ मिलकर ग्रेविटी को बराबर टक्कर देंगी, यानी नीचे गिरती हुई चीज की रफ्तार बढ़ाने वाली ग्रेविटी और रफ्तार को कम करने वाली ड्रैग और बायोंट फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगी और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो रफ्तार भी नहीं बढ़ेगी। चलो एक मजे की बात सुनो, अगर आपने मेरी डीजल इंजन वाली वीडियो देखी है तो आपने फायर पिस्टन का नाम जरूर सुना होगा। फायर पिस्टन एक ऐसा जुगाड़ जो हवा को कंप्रेस करने पर पैदा होने वाली गर्मी से आग लगाता है, जिसे ज्यादातर माचिस के आविष्कार से पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसकी और डीजल इंजन की केमिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि एयर के कंप्रेस होने की वजह से हीट पैदा हुई। तो ठीक इसी तरह से धरती के वातावरण में आता हुआ एस्टेरॉइड अपने सामने आने वाली हवा को कंप्रेस करते हुए जबरदस्त गर्मी पैदा करता है, यानी बोले तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब कोई भी हीट सिस्टम से बाहर ना जा सकती है और ना ही सिस्टम में आ सकती है और यही गर्मी उसके जलने का कारण बनती है। तो अब अगर कोई एयर फ्रिक्शन वाली थ्योरी बोले कि जी एयर फ्रिक्शन से एस्टेरॉइड जलते हैं तो उसे थोड़ा सा ठीक करते हुए ये वाली चिपका देना। अब इन सारी बातों का हमारी सुपर स्पीड से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। वो तो मैं बोर हो रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान पेल दिया। देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करती हुई किसी भी चीज पर 1g का फोर्स लगता है, लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन दुगना या 3 गुना हो जाए तो इसी को हम 2g और 3g की फोर्स कहते हैं। अब क्योंकि हमारा शरीर पिचकने के साथ साथ थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी हो सकता है तो हम अच्छा खासा जी फोर्स को झेल सकते हैं, लेकिन फ्लैश जैसी सुपर पावर के लिए आपको चाहिए सुपर एक्सेलरेशन। रियली
सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि कॉमिक बुक वाला फ्लैश लाइट से भी 10,000 गुना तेज रफ्तार से मूव कर सकता है। तो मान लेते हैं कि आप फ्लैश की जॉगिंग स्पीड यानी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर दौड़ने के लिए छटपटा रहे हो और इस स्पीड पर आपको पहुंचने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ही लगता है। तो इतनी तेज रफ्तार के लिए जो ताबड़तोड़ एक्सेलरेशन आपने किया, आखिर वो कितना जी फोर्स पैदा करेगा? अब थोड़ा सा मैथ हो जाए तो ये जी फोर्स होगी 30 मिलियन की फोर्स, और इसे पैदा करने के लिए आपके पैरों को कितने न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी जान लेते हैं। अगर हम इस जी फोर्स को एक आम इंसान के मास से मल्टीप्लाई करें तो जो फोर्स निकलती है वो है 20 मिलियन न्यूटन से भी ज्यादा। बस इतुसी, यानी एक स्पेस शटल के इंजन से पैदा की गई फोर्स से बस 1000 गुना ज्यादा। अब बिना किसी और सुपर पावर के इतनी तेज रफ्तार पर एक्सेलरेशन करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो पैर तुरंत टूट जाएंगे। या इतनी तेज रफ्तार पर किसी को बचाने की कोशिश करोगे तो उसे छूते ही उसके हाथ पैर उखाड़ दोगे। गए थे बचाने और ले आए टुकड़े। पर समस्या यही खत्म नहीं होती, हमारे दिमाग को भी उतनी ही तेजी से डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि रफ्तार बढ़ते ही हमारी आंखों को भी सब धुंधला दिखाई देने लगता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए गोल गोल चक्कर लगाकर देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब चीजें आंखों के सामने बहुत तेज रफ्तार से गुजरती हैं तो कैसा दिखाई देता है। तो इसका इलाज क्या है? या तो बार बार दौड़ो और रुको, या किसी और सुपर पावर का जुगाड़ कर लो, क्योंकि इस एक अकेली पावर से तो कुछ ना होने वाला। तो आखिर फ्लैश के दिमाग को इतनी तेज रफ्तार पर आसपास की चीजें देखकर डिसीजन लेने के लिए कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, बस कुछ एटो सेकेंड्स का। बोले तो फ्लैश के दिमाग के लिए 1 सेकंड 30 बिलियन ईयर्स के बराबर हो जाती है। तो अगर फ्लैश जैसी रफ्तार चाहिए तो आपके दिमाग और आंख को ताबड़तोड़ रफ्तार पर काम करना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं आपके पास फ्लैश की रफ्तार है और उसकी तरह तेज आंखें भी हैं और दिमाग के डिसीजन लेने की क्षमता भी धुआंधार तेज है, पैर भी मजबूत हैं। तो इतना सब कुछ होते हुए भी आपके लिए फ्लैश की रफ्तार पर दौड़ना लगभग इम्पॉसिबल ही है। पर क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के सामने आने वाली हवा तेजी से कंप्रेस होते हुए जबरदस्त हीट पैदा करेगी, यानी होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपको क्या लगा मैंने जब जिक्र किया तो मजाक किया था? कब क्या बताना है, कितना बताना है, क्या नहीं बताना है, मुझे सब अच्छे से पता है। वो मजाक नहीं था। अगर आप एक साइकिल पंप को इस्तेमाल करने के बाद छू कर देखोगे तो पाओगे कि वो गर्म हो जाता है। तो इसी तरह कंप्रेस होती हुई हवा जबरदस्त हीट पैदा करती है। अब इतनी हीट शरीर को पल भर में धुएं की तरह उड़ा देगी। पर मान लेते हैं आपके कोई दूर के चाचा और फूफा न्यूटन और आइंस्टाइन के रिश्तेदार थे और न्यूटन और आइंस्टाइन के कुछ गुण उनके अंदर भी आ गए, जिसकी वजह से वो वैज्ञानिक बन गए और उन्होंने आपके लिए हीट रेजिस्टेंट सूट तैयार कर दिया, जिसे पहनकर आप दौड़ने ही वाले हो। रुक जाओ वहीं पर, दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है। डिब्री का क्या करोगे? डिब्री बोले तो स्पेस का कचरा, और ये कचरा धरती पे भी भर भर के है, कीड़ों और हवा में उड़ती हुई बाकी चीजों के रूप में। अब इस रफ्तार पर एक छोटी सी चोट भी शरीर में इतने छेद होंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें, और बाकी का हिसाब खुद लगा लो। अब आप भी पूरे क्रांतिकारी हो, आपने सोचा कि मैं एम्प्टी स्पेस में दौड़ूंगा, तो रुक जाओ वहीं पर। फिर से ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। अगर आपने ऐसा किया तो स्पेस रेडिएशन की जो डोज आप रिसीव करोगे वो पार्टिकल एक्सेलरेटर में सर देने के बराबर होगी। तो अब आप फ्लैश की तरह क्यों दौड़ नहीं सकते, ये मैंने आपको समझा दिया। वैसे इससे ज्यादा वीडियो का मकसद था आपको स्पेस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताना, और एडियाबैटिक कंप्रेशन को कैसे भूल सकते हैं, और एस्टेरॉयड की बर्निंग को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।